नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका सुबोध क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड के यूट्यूब चैनल सुबोध गुरुजी में। मित्रों, हम लगातार आपके सामने स्टडी मटेरियल के रूप में जो है वीडियोस लेकर आ रहे हैं। दोस्तों, इसी कड़ी में हम आपके सामने राजस्थान बोर्ड के व्यवसाय अध्ययन की जो सिलेबस के बारे में हमने डिस्कस किया था, उसके बाद हमने अध्याय फर्स्ट को जो है कुछ पार्ट में बांटा था, जिसके अंतर्गत हमने व्यवसाय का अर्थ, व्यवसाय की परिभाषाएं और व्यवसाय की विशेषताएं, महत्व, उद्देश्य, व्यवसाय का वर्गीकरण और व्यवसाय में जोखिम से संबंधित जो तत्व हैं उनको हमने देखा था। आज दोस्तों हम व्यवसाय संगठन के स्वरूप के बारे में डिस्कस करते हैं कि व्यवसाय को कितने भागों में, कितने पार्ट्स में बांटा गया है, या व्यवसाय के कौन कौन से स्वरूप हैं जो हमें मार्केट में देखने को मिलते हैं, इस स्वतंत्र बाजार में हमें देखने को मिलते हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक छोटे से वाक्य से शुरुआत करता हूँ, वाक्यांश सुनाता हूँ कि एक लड़का होता है और वह लड़का 10th क्लियर करने के बाद 11th कॉमर्स लेने के बारे में और अपने सब्जेक्ट के बारे में सोचता है कि कॉमर्स लेने के बाद मैं क्या क्या कर सकता हूँ। तब वो इस प्रकार का विचार कर रहा होता है, तब उसका मित्र आता है और कहता है कि यार हम साइंस ले लेंगे, आर्ट्स ले लेंगे और कॉमर्स, इन तीनों में से जो सब्जेक्ट हमें अच्छा लगेगा, यानी जहाँ हमारा मन करेगा हम वह सब्जेक्ट ले लेंगे। उसी समय अचानक जो उसका मित्र होता है, उसके पिताजी घर पर आते हैं, जो कि एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन होते हैं, और वह उन बच्चों के वार्तालाप को सुनते हैं। जब वह बच्चों के वार्तालाप को सुनते हैं तो उनके कान खड़े हो जाते हैं। वो ये सोच रहे होते हैं कि बच्चे जो अभी अपने भविष्य के बारे में लेकर इतने चिंतित हैं, कहीं अगर उनका एक गलत कदम पड़ गया तो शायद बच्चे जो हैं अपनी लाइफ को बर्बाद कर सकते हैं। तब वो बच्चों के पास आते हैं और कुछ इधर उधर की बातें कर कर अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। पहले वो बच्चों के बारे में पूछते हैं कि बेटा क्या है, क्या चल रहा है। और नॉर्मली जब भी हम हमारे बच्चों से बातें करते हैं या अपने छोटे भाई से बात करते हैं, वैसे वो अपने बच्चों से बात करते हैं। फिर अचानक वो सब्जेक्ट पर आते हैं कि तुम अभी जो बात कर रहे थे उससे मैं थोड़ा सा सहम गया हूँ, क्या तुम्हें अपने सब्जेक्ट का चुनाव करना नहीं आता है? बच्चे कह रहे थे जी हाँ अंकल। जो वो लड़का सोच रहा था कि मुझे क्या लेना है, वो कहता है कि हाँ अंकल, मुझे सब्जेक्ट के बारे में पता नहीं है। मुझे कॉमर्स तो सब्जेक्ट में बहुत इंटरेस्ट है, लेकिन इसलिए डर रहा हूँ कि कॉमर्स सब्जेक्ट लेने के बाद क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ मेरे पास में हो सकती है, मैं कहाँ तक अपने आप को सक्सेस कर सकता हूँ। मेरे घर में तो बिज़नेस ही बिज़नेस है, कोई मुझे नौकरी के बारे में नहीं कहता है। तो वह पिताजी, वह जो अंकल होते हैं, जो उसके दोस्त के पिताजी होते हैं, वो कहते हैं हाँ बेटा तुम एकदम सही सोच रहे हो। देखो बेटा, वो उनको बिजनेस के बारे में बताते हैं कि तुम अपनी ग्रेजुएशन कॉमर्स में कर कर बहुत ही अच्छे ढंग से अपने बिजनेस को आगे लेकर जा सकते हो। तुम बिजनेस से संबंधित सभी प्रकार की जो बातें हैं वो तुम अपने 11th और 12th संबंधी जो सब्जेक्ट है, और आगे जब तुम बीकॉम करोगे उसमें बिजनेस कितने अच्छे ढंग से किया जा सकता है, कौन कौन से रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, ये सभी तुम बिजनेस कॉमर्स लेकर उससे संबंधित सारी बातें सीख सकते हो। तब वो यहाँ पर उस लड़के को बिजनेस के पार्ट्स बताते हैं कि बिजनेस को कितने भागों में बांटा गया है। तब जाकर वह बच्चा उस सब्जेक्ट के बारे में सोचता है कि वाकई बिजनेस के इतने सारे स्वरूप होते हैं, इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती है, हम इतने तरह के बिजनेस कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, हम भी आज बिजनेस संगठन के स्वरूप के बारे में चर्चा करते हैं कि बिजनेस के संगठन के कौन कौन से स्वरूप होते हैं। देखिए दोस्तों, बिजनेस के संगठन के स्वरूपों को अगर मैं बात करूं तो कई भागों में बांटा गया है। देखिए दोस्तों, इसका पहला जो भाग है वह है एकल स्वामित्व। सोल प्रोप्राइटर, है ना। सेकंड हो गया दोस्तों साझेदारी, पार्टनरशिप फॉर्म हो गई। तीसरा हो गया दोस्तों संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय।
फोर्थ हो गया दोस्तों सहकारिता, कोऑपरेटिव्स, इसे HUF कहा जाता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। उसके बाद में दोस्तों 5वां पॉइंट हो जाता है, वह हो जाता है कि हम किसी एक कंपनी का निर्माण कर सकते हैं। दोस्तों वह अंकल उस लड़के को इन सभी बिजनेस के बारे में बताते हैं कि प्यारे बच्चों, अगर तुम कॉमर्स सब्जेक्ट लेते हो तो तुम अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सकते हो, जिसे एकल स्वामित्व कहा जाता है। जब तुम दोनों आपस में मिलकर किसी बिजनेस को करते हो तो उसे पार्टनरशिप कह दिया जाता है। अगर तुम्हारा खुद का जो व्यवसाय है, यदि तुम उसमें निरंतर जुड़ते रहते हो, आगे और अच्छा करते हो, तो उसे संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय कहते हैं। यदि बेटा तुम एक बड़ी कोऑपरेटिव 10 से 12-15 लोग इकट्ठे होकर अपने तरीके से पैसे इकट्ठे कर एक समाज की सेवा करते हुए लाभ कमाना चाहते हो, तो तुम कोऑपरेटिव एक्ट के तहत सहकारिता के लिए एक फर्म खोल सकते हो। और अगर तुम्हें कंपनी का निर्माण करना है, तब तुम बहुत बड़े स्तर पर जनता से धन लेकर रिक्वायरमेंट टू या एक्वायर टू शेयर्स, जनता से शेयर जारी करके उनसे पैसा लेकर बहुत बड़ी कंपनी खोल सकते हो। फिर दोस्तों वह बच्चा जो होता है इन सभी सब्जेक्ट्स के बारे में सोचने लगता है। तो आइए दोस्तों इसी कड़ी में हम शुरुआत करते हैं कि व्यवसाय के कौन कौन से स्वरूप होते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम एकल व्यवसाय के बारे में बात करते हैं, जिसका मतलब होता है सिंगल बिजनेस, यानी सोल प्रोप्राइटर। सोल प्रोप्राइटर का मतलब होता है एकल व्यवसाय एक ऐसा व्यवसाय होता है दोस्तों जिसमें एक व्यक्ति स्वयं सभी प्रकार के जो कार्य होता है करता है। कहने का मतलब क्या हो गया दोस्तों कि जब ऐसा व्यवसाय जिसमें सभी प्रकार के कार्यों की पूर्ति जब एक व्यक्ति स्वयं करे, सेल्फ, जब वह सभी प्रकार के कार्य खुद करता है, यानी यदि वह प्रॉफिट की बात करे या लॉस की बात करे तो सभी प्रकार के प्रॉफिट एंड लॉसेस पर उसका अधिकार होता है। यदि वह अपनी व्यवस्था अपना बिजनेस कर रहा है, यदि उसमें लॉस होता है तो भी वही उसका हकदार है, उसकी पूर्ति वह स्वयं करेगा। चाहे बाजार में कहीं से उसकी पूर्ति करे, उधार लाकर करे, लोन ले, समस्त सभी प्रकार की हानियों का हकदार वह स्वयं होगा। वह अपनी हानि को किसी अन्य पक्षकारों से पूर्ति नहीं कर सकता है। उसी प्रकार जब प्रॉफिट होता है तो उस सभी प्रकार के प्रॉफिट पर उसका अधिकार होता है, क्योंकि प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया जाता है, ना ही उसे प्रॉफिट पर किसी अन्य पक्षकारों का अधिकार होगा। ऐसी परिस्थिति में दोस्तों आपने कई बार देखा होगा कि बाजार के अंदर कई प्रकार की दुकानें होती हैं जहां पर केवल एक ही व्यक्ति काम करता है, सभी प्रकार के कार्य को वह स्वयं करता है, या फिर उसके पास में एक या दो ऐसे व्यक्ति होते हैं जिसे हेल्पर के नाम से जानते हैं, वह उनके काम को करते हैं। जैसे दोस्तों किराने की दुकान हो गई, स्टेशनरी की दुकान हो गई, है ना दोस्तों। उसके बाद अगर बात करें तो छोटी मोटी परचून की दुकान हो गई, ये समझ लीजिए कि एक छोटे से कपड़े का व्यापारी हो गया, जो संबंधित सभी प्रकार के काम हैं वो स्वयं करता है। अब दोस्तों बात आती है कि इसके अंदर जो है पूंजी लगाने का काम भी वह स्वयं व्यक्ति करता है। उसके व्यवसाय का स्वरूप भी कैसा होता है दोस्तों, छोटा होता है। वह छोटे से व्यवसाय को शुरुआत करता है, एक छोटी सी दुकान हो सकती है, एक छोटा सा, ये समझिए एज अ ब्यूटी पार्लर की तरह हो सकता है, सैलून की दुकान हो सकती है, पान की दुकान हो सकती है। इस प्रकार की छोटे मोटे जो दुकानों की अगर हम बात करते हैं तो उसे एकल स्वामित्व कहा जाता है। अब एकल स्वामित्व दोस्तों बड़ा भी हो सकता है बहुत, जैसे एक बहुत बड़े गोदाम का मालिक हो गया जिसके अंतर्गत माल रखने और लाने के लिए वह संपूर्ण व्यवस्था लोगों से करवा लेता है। लेकिन दोस्तों लॉस और प्रॉफिट की संबंधित सारी जिम्मेदारी जो होती है उस व्यक्ति की होती है जो उस प्रकार के बिजनेस को कर रहा है। अब दोस्तों हम ये देखते हैं कि एकल स्वामित्व से क्या क्या लाभ होते हैं। दोस्तों यदि हम एकल स्वामित्व के लाभों की बात करें या एकल स्वामित्व के यदि हम लक्षण की बात करें कि एकल स्वामित्व के क्या क्या लक्षण हैं, तो दोस्तों सबसे पहले हम इनके एलिमेंट की बात करते हैं।
इसके अगर हम एलिमेंट्स की बात करें तो दोस्तों उसमें सबसे पहले निर्माण एवं इसकी स्थापना, निर्माण एवं समापन। देखिए दोस्तों एक वर्ड लिखा है मैंने, निर्माण और समापन, यानी कि अगर मैं ये बात करूं आपसे कि इस प्रकार के बिजनेस को क्या बहुत ही जल्दी शुरू किया जा सकता है? यस दोस्तों, बहुत ही जल्दी शुरू किया जा सकता है, कुछ ही दिनों के अंदर शुरू किया जा सकता है और समापन भी इसका दोस्तों बहुत ही जल्दी किया जा सकता है। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं कि एक पान की दुकान, एक किराने की दुकान, एक छोटा सा ब्यूटी पार्लर, मैं बड़े ब्यूटी पार्लर की बात नहीं करता जिसके अंदर, देखिए दोस्तों हमने बात की निर्माण एवं समापन में, तो एकल व्यवसाय का जो सोल प्रोप्राइटर होता है उसका इस्टेब्लिशमेंट भी आसानी से किया जा सकता है और उसका समापन भी आसानी से हो जाता है। दोस्तों उसके बाद हम बात करते हैं इसके लायबिलिटी की। लायबिलिटी की जब बात करते हैं दोस्तों तो इसके अंदर हम ये देखते हैं कि इसकी जो लायबिलिटी होती है वो इसकी संपत्तियों को बेचकर भी पैसा प्राप्त किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों यदि मान लीजिए इसकी देनदारियाँ ज़्यादा हो जाती है, जब इसकी देनदारियाँ ज़्यादा हो जाएगी तो इसकी शॉप के अंदर पड़े माल को और इसकी संबंधित संपत्तियों को बेचकर भी बाजार में पैसा चुकाया जा सकता है। कैसे दोस्तों? जैसे मान लीजिए कि इस व्यक्ति ने, या मान लीजिए एक किराने की दुकान वाले व्यक्ति ने बाजार से कुल मिलाकर 50 लाख की देनदारियां उधार कर ली, जिसमें बैंक लोन भी है। अब ऐसी परिस्थिति में दोस्तों उसकी दुकान को सेल किया जाएगा, जो पैसा होगा लिया जाएगा। मान लीजिए पैसे की जो रिकवरी है वो 30 लाख हो गई, अब लेकिन 20 लाख फिर भी है, तो दोस्तों इसके घर की संपत्तियों को बेचकर भी पैसा प्राप्त किया जाएगा। इसके बाद है दोस्तों लाभ और जोखिम, रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर क्या है दोस्तों? देखिए यह है प्रॉफिट फैक्टर और यहाँ पर है रिस्क फैक्टर। प्रॉफिट फैक्टर का मतलब क्या हो गया दोस्तों कि जितना भी प्रॉफिट होगा उस पर पूरा जो अधिकार होगा वह इस अकेले व्यक्ति का अधिकार होगा, अर्थात जितना भी प्रॉफिट वह व्यक्ति कमाएगा उसे किसी और को डिस्ट्रीब्यूट करने की आवश्यकता नहीं होगी, उस पर पूरा के पूरा अधिकार इस व्यक्ति का ही होगा, यानी सोल प्रॉप्राइटर का होगा। परंतु दोस्तों जितनी भी जोखिम होगी, रिस्क फैक्टर जितना ही होगा, वह जितना प्रॉफिट उठाने का काम करता है उतना रिस्क उठाने का भी काम करेगा। अर्थात क्या हुआ दोस्तों कि जितना वो प्रॉफिट कमाएगा अगर उससे ज़्यादा यदि रिस्क होती है तो उस रिस्क को भी वह दूसरे व्यक्तियों पर नहीं डाल सकता है, यानी जोखिम का ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। क्या नहीं किया जाएगा दोस्तों? जोखिम का ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि यदि उसे मान लीजिए अपने बिजनेस से लॉस हो रहा है तो वह इस लॉस को किसी और व्यक्ति को पूरा करने के लिए पार्टनरशिप कर ले। इस प्रकार से दोस्तों ऐसा बिजनेस जो होता है जोखिम फैक्टर के अंतर्गत सारी जो जोखिम होती है उसको खुद उठाता है। उसके बाद दोस्तों आता है कंट्रोल की बात। कंट्रोल के अंतर्गत दोस्तों जो एकल स्वामित्व का व्यवसाय होता है वह सभी प्रकार की जोखिमों को खुद सहन करता है, इसलिए व्यवसाय के संचालन उससे संबंधित निर्णय लेने के सारे अधिकार जो होते हैं वह इसी व्यक्ति के पास में होते हैं। इसलिए सारे अधिकार होने के, इसके पास में होने के कारण पूरे व्यवसाय का जो नियंत्रण करने का कार्य होता है ये अकेला स्वयं करता है, सेल्फ करता है। इसलिए इसे किसी और व्यक्ति की आवश्यकता नहीं होती है कि बिजनेस को वह किस प्रकार से नियंत्रित करे, वह चाहे जिस प्रकार से बिजनेस को अपने नियंत्रित कर सकता है। उसके बाद दोस्तों बात आती है इसके स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है। देखिए दोस्तों स्वतंत्र अस्तित्व क्यों नहीं होता है? क्योंकि सभी कार्यों के लिए इसको खुद को उत्तरदायी ठहराया जाता है, इसलिए इसका खुद का कोई अस्तित्व नहीं होता है, या और ना ही इसके बिजनेस का कोई स्वतंत्र अस्तित्व होता है, क्योंकि ये खुद उस बिजनेस से जुड़ा हुआ होता है। यदि व्यवसाय में लॉस हो जाता है तो उसके खुद की संपत्तियों से पूरा किया जाता है, ना कि उसके बिजनेस से भी संपत्तियों को लेकर पूरा किया जा सकता है। इसलिए ऐसा बिजनेस नहीं होता है कि यदि लॉस हो तो केवल इसके बिजनेस को हानि से उसके बिजनेस को पूरा किया जाएगा, उसके प्रॉफिट से पूरा किया जाएगा, उसको बेच के पूरा किया जाएगा, इसकी संपत्तियों तक का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसलिए इसका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है, यानी बिजनेस अलग और स्वामी अलग
ऐसी कोई परिस्थिति यहाँ पर देखने को नहीं मिलती है। उसके बाद होता है दोस्तों व्यावसायिक निरंतरता का अभाव। यानी व्यावसायिक निरंतरता यानी क्या मतलब हो गया कि इसको कभी भी शुरुआत की जा सकती है और इसका कभी भी अंत किया जा सकता है। जैसे शुरुआत के अंदर ही है निर्माण और समापन। निर्माण और समापन के एज इट इज स्वरूप भी व्यावसायिक निरंतरता का अभाव होता है। अर्थात क्या हो गया दोस्तों कि एक अकेला स्वामी होता है, इसलिए एकल स्वामी के मृत्यु हो जाने पर, पागल हो जाने पर, दिवालिया घोषित हो जाने पर वह व्यवसाय बंद हो जाता है। क्योंकि अगर मान लीजिए उसके उत्तराधिकारी भी हैं और उस बिज़नेस को नहीं करें तो दोस्तों उस बिज़नेस के बंद होने की बात हो जाती है, वह बिज़नेस एंड होने की बात हो जाती है। तो ये दोस्तों इस एकल स्वामित्व व्यवसाय के जो हैं हमने फीचर्स देखे, इसके एलिमेंट्स देखे, इसके लक्षण देखे। अब हम इसके गुणों की बात करते हैं कि इस बिज़नेस में और ऐसे कौन कौन से गुण होते हैं, यानी एडवांटेज हैं, इसके लाभ हैं जो हमें देखने को मिलते हैं। देखिए दोस्तों एकल व्यापारी होता है, अब एकल व्यापारी होता है तो चाहे जितना अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकता है, चाहे जितना कम कर सकता है, किसी से इसको परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं होती है। तो पहला पॉइंट आता है दोस्तों शीघ्र निर्णय। क्या होता है दोस्तों? शीघ्र निर्णय होता है। व्यापारियों को ऑर्डर देना है, माल खरीदना है, माल बेचना है, उधार लेना है, बैंक से लोन लेना है, ऐसे संबंधियों में सभी प्रकार के जो निर्णय होते हैं वह बहुत ही फास्ट और अर्ली होते हैं। क्योंकि एकल स्वामित्व का जो व्यापारी होता है, एक ही व्यापारी जो होता है वह स्वयं सभी प्रकार के कार्य को करता है, इसलिए किसी दूसरे पर डिपेंड रहने की आवश्यकता नहीं होती है। वह सभी काम अपने हिसाब से पूर्ण करता रहता है। इसका मतलब वह शीघ्र निर्णय ले सकता है। उधारी चुकाने में, माल लेने में, पेमेंट करने में उसे किसी प्रकार के किसी व्यक्ति से पूछने की आवश्यकता नहीं होती है। सेकंड जो पॉइंट आता है वह आता है दोस्तों सूचना की गोपनीयता। सूचना की गोपनीयता, सीक्रेसी, इंफॉर्मेशन सीक्रेसी। इंफॉर्मेशन सीक्रेसी का मतलब क्या हो गया दोस्तों? जब एक ही व्यापारी होता है, एक ही मालिक होता है तो अपने व्यापार से संबंधित सभी प्रकार के सीक्रेट्स को वो अपने पास रखता है। देखिए दोस्तों बाजार में ऐसा कोई व्यापारी नहीं होता है जो अपने व्यापार के जो सीक्रेट होते हैं वह पास वाली दुकान जो है या उसके संबंधित जो संबंधित सभी दुकानें जो हैं उनको बताएगा कि मैं किस प्रकार से माल लाता हूँ, मैं कितना मार्जिन कमाता हूँ, मेरा प्रॉफिट क्या होता है। इन सभी प्रकार की सूचनाओं की वह गोपनीयता रखता है, क्योंकि अगर ये इस प्रकार की गोपनीयता नहीं रखेगा तो शायद अपने बिजनेस को आगे नहीं बढ़ा पाएगा। उसके बाद है दोस्तों प्रत्यक्ष प्रोत्साहन मिलता है। क्या होता है दोस्तों? प्रत्यक्ष प्रोत्साहन मिलता है, डायरेक्ट मोटिवेशन। डायरेक्ट मोटिवेशन क्या हो गया दोस्तों? एक स्वामी संपूर्ण लाभ का ग्रहणकर्ता होने के कारण प्रत्यक्ष रूप से अपने प्रयत्नों के लाभ को प्राप्त करता है। चूंकि वह अकेला ही स्वामी होता है इसलिए उसे लाभ में किसी के साथ हिस्सा बांटने की आवश्यकता नहीं होती है। यानी कि जितना लाभ होता है वह उसको स्वयं ग्रहण करता है, जितना भी प्रॉफिट होता है वह उसको खुद लेता है, इसलिए उसे किसी प्रकार के किसी और से मोटिवेशन प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होती है। वह अपने स्वयं में मोटिवेट होता है और बिजनेस को आगे बढ़ने की बात करता है। उसके बाद दोस्तों होता है उपलब्धि का एहसास। क्या होता है दोस्तों? नेक्स्ट पॉइंट हो गया उपलब्धि का एहसास। उपलब्धि का एहसास का मतलब क्या हो गया दोस्तों? वह जितने अपने बिजनेस को अच्छे ढंग से कर पाता है वह स्वयं के लिए व्यक्तिगत संतोष प्राप्त करता है और न केवल आत्मसंतोष प्रदान करता है बल्कि स्वयं की योग्यताओं में अपने आप को बहुत अच्छा बनाने की कोशिश करता है। क्योंकि जब वह देखता है कि मैं बिजनेस बहुत अच्छे ढंग से कर रहा हूँ तो खुद से मोटिवेट होकर वह अपने आप की उपलब्धि को बाजार में सिद्ध कर देता है। वह स्वयं को मोटिवेट रखता है और आगे से आगे अपने बिजनेस को बढ़ाने की बात करता है। अर्थात क्या हुआ दोस्तों? वह उपलब्धियां लेता जाता है और अपने आप में एक सेल्फ मोटिवेट के रूप में आगे बढ़ता जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों स्थापित करने बंद करने में सुगमता होती है। यानी कि अगर हम बात करें स्थापना
और बंद करना, स्टार्ट एंड एंड। देखिए दोस्तों, जब चाहे एकल व्यापारी अपने व्यवसाय की शुरुआत कर सकता है और जब चाहे उसको बंद कर सकता है। क्यों बंद कर सकता है दोस्तों? क्योंकि अगर मान लीजिए लॉस ज़्यादा हो रहा है, फर्म अच्छे ढंग से काम नहीं कर रही है, तो बंद करके किसी और बिजनेस को शुरुआत कर सकता है। जब चाहे उसकी शुरुआत कर सकता है। तो ऐसा केवल एक एकल व्यापारी है और एकल स्वामित्व ही होता है, एकल व्यापारी होता है, जिसे जब चाहे सब शुरुआत की जा सकती है और जब चाहे इसको बंद किया जा सकता है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें इसके लॉसेस की, इसकी सीमाओं की, तो जहाँ पर हम इसके गुणों को देखते हैं तो दोस्तों इसमें कुछ दोष भी पाए जाते हैं। इसमें कुछ ऐसी विशेष प्रकार की क्रियाएं भी होती हैं जो इसको अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से इसको दोष में कन्वर्ट करती है। देखिए दोस्तों, इसकी अगर मैं सीमाओं की बात करूं, लिमिटेशंस की बात करूं, इसके लिमिटेशंस की बात करूं तो दोस्तों सबसे पहली लिमिटेशन जो होती है वो है सीमित संसाधन। क्या है दोस्तों? सीमित संसाधन। देखिए दोस्तों, एकल व्यापारी होने के नाते इसके पास जो संसाधन होते हैं वो बहुत ही कम सीमित होते हैं। यानी एक छोटी सी दुकान में, एक छोटे से फर्म में अपने काम को करता है और ज़्यादा उम्मीद नहीं करता है कि मेरा बिजनेस आगे बढ़ेगा। इसलिए इसके पास में सीमित संसाधन होने के कारण इसका जो लॉस, इसका जो प्रॉफिट होता है वो भी सीमित ही होता है। इसलिए इसमें एक दोष ये पाया जाता है कि बहुत से ऐसे लोग जो होते हैं वह एकल व्यापार के बारे में कम सोचते हैं। वो ये सोचते हैं कि प्रॉफिट भी कम होगा, पैसा भी ज़्यादा लगाना पड़ेगा, तब ऐसी परिस्थिति में हमारा बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा उसके बारे में सोचते हैं। सेकंड पॉइंट हो गया दोस्तों, सेकंड पॉइंट होता है व्यावसायिक इकाई का सीमित जीवन काल। व्यावसायिक इकाई का सीमित जीवन काल। व्यावसायिक इकाई का सीमित जीवन काल का मतलब क्या हुआ दोस्तों? कि जो उसका बिजनेस का जो टर्म, जो लाइफ होती है वह भी दोस्तों सीमित होती है, कि एक लिमिट होती है कि वह इस समय तक ही बिजनेस कर पाएगा। मान लीजिए एक एज फैक्टर भी होता है, यदि वह लंबे समय तक अपने बिजनेस के बारे में सोचे तो शायद दोस्तों, यानी उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं है तो दोस्तों उसके जीवन का कभी भी समाप्त हो सकती है। तब ऐसी स्थिति में उसका बिजनेस भी समाप्त हो सकता है। तब दोस्तों एकल व्यवसाय के अंतर्गत सबसे बड़ी समस्या होती है कि उसका जीवन काल जो होता है वह सीमित होता है, लिमिट होता है 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20, इससे ज़्यादा वह इसके बारे में नहीं सोच सकता है। उसके बाद दोस्तों है असीमित दायित्व। क्या है दोस्तों? असीमित दायित्व। असीमित दायित्व में क्या हो गया दोस्तों? असीमित दायित्व के अंतर्गत हमें यह देखने को मिलता है कि जो एक एकल व्यापारी होता है वह जो असीमित दायित्वों से घिरा रहता है। मतलब यदि उसे लॉस हो जाता है, देनदारियां बढ़ जाती है, तो उसके दुकान की संपत्तियों के अलावा घर की संपत्तियां बेचकर भी उसके लॉस को पूरा किया जाएगा। इसलिए इसके अंतर्गत जो अनलिमिटेड जो इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इसकी लायबिलिटी होती है। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं इसके और लिमिटेशंस की, तो वो है सीमित प्रबंध योग्यता। क्या हो गया दोस्तों? सीमित प्रबंध योग्यता। क्या हो गया दोस्तों? सीमित प्रबंध योग्यता। सीमित प्रबंध योग्यता का मतलब क्या हो गया दोस्तों? कि एकल व्यवसाय के अंतर्गत जो योग्यता होती है वह सीमित मैनेजमेंट की होती है, क्योंकि अकेला व्यक्ति जितना अपना बिजनेस अच्छे ढंग से कर सकता है उतना कर सकता है। वह सोचता है कि मैं और बिजनेस को अच्छे ढंग से करूं, तो उसके पास मैनेजमेंट की टीम नहीं होती है और ना ही वह बिजनेस को अच्छे ढंग से कर पाता है। इसलिए दोस्तों व्यवसाय करने के लिए इसके पास में लिमिटेड मैनेजमेंट का क्राइटेरिया होता है और उसके पास में योग्यता भी इतनी नहीं होती है कि वह बिजनेस को
आगे बढ़ा सके। तो इस प्रकार दोस्तों हमने एकल स्वामित्व के बारे में देखा कि एकल स्वामित्व क्या होता है, एकल स्वामित्व की क्या विशेषताएं और इसके लक्षण होते हैं, उसके क्या गुण होते हैं, यानी मेरिट्स और इसके डीमेरिट्स के बारे में देखा। अब हम सेकंड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, वो बढ़ते हैं दोस्तों संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय। देखिए दोस्तों, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय भी बिजनेस का सेकंड स्वरूप है। संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय, जिसे हम कहते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, HUF। क्या है दोस्तों? HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, यानी सदियों से चला आ रहा एक ऐसा बिजनेस जिसके अंदर परिवार के सभी लोग उस व्यवसाय में लगे हुए होते हैं, उसमें लाभ कमाते हैं और एक संयुक्त परिवार की तरह रहकर सभी व्यक्ति जो उसमें काम करते रहते हैं, चाहे बूढ़ा हो चाहे बच्चा हो, सभी के अंदर उसका हिस्सा होता है। इस प्रकार के व्यवसाय को संयुक्त हिंदू परिवार का व्यवसाय का नाम दिया गया है। संयुक्त हिंदू व्यवसाय अधिनियम, हिंदू अधिनियम 2005 के अनुसार, किसके अनुसार दोस्तों? हिंदू एक्ट 2005 के अनुसार जो है, इसमें जन्म लेने वाला बच्चा भी उस व्यवसाय का हकदार माना जाता है, उस व्यवसाय का स्वामी माना जाता है, उस व्यवसाय का पार्टनर माना जाता है, क्योंकि इस व्यवसाय में सभी प्रकार के जो लोग हैं, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, सभी व्यवसायी आपस में मिलकर अपने परिवार के ग्रुप में व्यवसाय को चलाते हैं। देखिए दोस्तों, संयुक्त हिंदू परिवार जो व्यवसाय है भारत का सबसे पुराना व्यवसाय का स्वरूप है। हमारे देश में यह सबसे पुराना व्यवसाय है। इसका अभिप्राय उस व्यवसाय से है जिसमें स्वामित्व एवं संचालन एक संयुक्त हिंदू परिवार के सदस्य करते हैं, यानी इस व्यवसाय के अंदर परिवार का जो मुखिया होगा सबसे वृद्ध, सबसे ओल्ड एज का जो व्यक्ति होगा वह इस व्यवसाय का मुखिया कहलाएगा। उसके द्वारा लिए गए सभी प्रकार के जो निर्णय हैं वह सभी व्यक्तियों को मानने पड़ेंगे और इसके द्वारा दी गई जितनी भी लायबिलिटी है सभी लोगों पर समान रूप से लागू होगी। जब इस प्रकार के व्यवसाय की हम बात करते हैं तो उसे संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के नाम से जानते हैं। जो सबसे बड़ा व्यक्ति होता है वह कर्ता कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? कर्ता कहलाता है। कर्ता वह व्यक्ति होता है जो परिवार का सबसे बड़ा मुखिया होता है। सभी सदस्य पूर्वजों की संपत्ति पर जो होता है सबसे, यानी इसकी जो एसेट्स होती है उस एसेट्स पर सभी लोगों का बराबर या सहसमानसी अधिकार होता है। कैसा अधिकार होता है दोस्तों? सहसमानसी अधिकार होता है। सभी सदस्य जो होते हैं लाभ का बंटवारा करते हैं और सभी सदस्य रोज काम में लगते हैं और काम को पूरा करते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसके यदि हम गुणों की बात करें तो इसमें कौन कौन से गुण पाए जाते हैं। इसमें देखिए दोस्तों, एक बात मैं आपको बता दूं, इसके अंदर दो प्रकार की व्यवस्थाएं जो हैं वह पाई जाती है। एक होती है दोस्तों दाय भाग प्रणाली और एक होती है दोस्तों मिताक्षरा प्रणाली। एक होती है दाय भाग प्रणाली और एक होती है दोस्तों मिताक्षरा प्रणाली। दाय भाग प्रणाली और मिताक्षरा प्रणाली, ये देखिए दोस्तों बड़ी ही एक अलग सी स्थिति होती है। दायक भाग प्रणाली जो होती है दोस्तों पूरे भारत को छोड़कर केवल पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल के अंतर्गत लागू होती है। वेस्ट बंगाल में क्या होता है, स्त्री और जो पुरुष होते हैं वह दोनों ही बराबर, यानी अगर मैं आपसे बात करूं मेल एंड जो फीमेल होते हैं वह दोनों ही व्यवसाय में बराबर के भागीदार होते हैं।
लाभ और प्रॉफिट और लॉसेस पर दोनों का बराबर अधिकार होता है। जब इस प्रकार का व्यवसाय होता है तो उसे दाएं भाग प्रणाली का HUF बिजनेस कहा जाता है। और जब पश्चिम बंगाल को छोड़कर पश्चिम बंगाल को यदि छोड़ दिया जाए तो शेष भारत पर जो है उसमें केवल पुरुषों का इस प्रकार के बिजनेस में अधिकार होता है। महिलाओं को बिजनेस करने की या भागीदारी बनने की इजाज़त नहीं होती है। तो इस प्रकार का जो बिजनेस हो गया वह मिताक्षरा प्रणाली के अंतर्गत HUF कहलाता है। तो दोस्तों आज आपको एकाकी व्यापार और संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय के अंतर्गत समझ में आया होगा कि एकाकी व्यापार क्या हुआ और संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय क्या हुआ। संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय के हमने अर्थ को देखा, इसके दाएं भाग प्रणाली मिताक्षरा प्रणाली को देखा। अब दोस्तों हम इसके लक्षणों के बारे में ध्यान करते हैं कि इसके क्या क्या लक्षण हैं और किस प्रकार से ये जो है व्यवसाय कार्य करता है। देखिए दोस्तों, सबसे पहला जो लक्षण है इसका मैं यहाँ पर लक्षण लिख देता हूँ। लक्षण में दोस्तों पहला हो गया निर्माण, सेकंड हो गया दायित्व, तीसरा हो गया दोस्तों नियंत्रण, चौथा हो गया दोस्तों निरंतरता और पांचवा हो गया दोस्तों नाबालिग सदस्य। देखिए दोस्तों, निर्माण, दायित्व, नियंत्रण, नाबालिग सदस्य, है ना दोस्तों। तो सबसे पहले अगर हम निर्माण की बात करें तो इसका जो निर्माण है हिंदू एक्ट 2005 के तहत चला आ रहा है और इससे पहले भी किसी प्रकार के इसकी बिजनेस को करने के लिए किसी भी प्रकार के सरकारी अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। परिवार के आपसी समझौते से सभी लोग आपस में अपने समझौते के हिसाब से व्यवसाय करते रहते हैं और एक अच्छे बिजनेस को शुरुआत कर देते हैं। उसके बाद यदि दायित्व की बात करें तो इसके दायित्व में हम ये देखते हैं कि कर्ता को छोड़कर अन्य सभी व्यवसाय के दायित्वों का सहसमान संपत्ति को उसके अंश तक सीमित होता है। यानी जो कर्ता होता है दोस्तों, कर्ता का मतलब हो गया सबसे वृद्ध व्यक्ति, इसका जो दायित्व होता है वो असीमित होता है। बाकी सभी के दायित्व जो होते हैं वह सहसमानसी होते हैं, बराबर होते हैं। इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों, दायित्व की अगर हम बात करें तो जो कर्ता होगा उसके जो दायित्व होंगे वह जो व्यवसाय है उसके अंतर्गत कर्ता को छोड़कर अन्य सभी को दायित्व जो होगा व्यवसाय के सहसमान की संपत्ति में उसके अंश तक सीमित होगा। यानी जितना उसको हिस्सा मिलता उतना ही होगा और जो कर्ता होगा उसका असीमित होगा। उसके बाद नियंत्रण की बात करें दोस्तों तो परिवार का सबसे वृद्ध सदस्य इस व्यवसाय पर नियंत्रण करता है और नियंत्रण करते हुए उसके आदेशों की पालना सभी व्यक्तियों के माध्यम से की जाती है। यानी जो वृद्ध व्यक्ति होता है वह उसके परिवार के अंतर्गत निर्णय लेता है और इसके आदेश की पालना सभी सदस्य जो हैं वो बाध्य होते हैं। उसके बाद निरंतरता की बात करें दोस्तों तो कर्ता की मृत्यु होने पर व्यवसाय जो है वह चलता रहता है, क्योंकि किसी एक व्यक्ति के मर जाने पर संयुक्त परिवार के अंतर्गत उसका जो उसके जस्ट अगली एज वाला बड़ा व्यक्ति जो होता है वह व्यवसाय का कर्ता बन जाता है, मुखिया बन जाता है, परंतु व्यवसाय कभी भी नहीं रुकता है, निरंतर गति से व्यवसाय चलता रहता है। उसके बाद नाबालिग सदस्य की बात करें तो दोस्तों इसमें नाबालिग सदस्य भी व्यवसायी यानी पार्टनर के रूप में माने जाते हैं। नाबालिग सदस्य भी व्यवसाय में हिस्सा लेते हैं और उनके व्यवसाय के सदस्य बन जाते हैं, क्योंकि इस बिज़नेस का जो है HUF का एक रूल्स होता है कि इसमें जो नाबालिग सदस्य होता है वह भी व्यवसाय का एक सदस्य माना जाता है, व्यवसाय का एक परिवार का अंग माना जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों इसके लक्षणों की बात करें तो निर्माण, दायित्व, नियंत्रण, निरंतरता, नाबालिग सदस्य, ये सभी इसके लक्षण होते हैं। अब इसके दोस्तों हम गुणों की बात करते हैं कि जिस प्रकार एकल व्यवसाय के गुण होते हैं उसी प्रकार संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय के भी कुछ गुण होते हैं।
पहला गुण होता है दोस्तों प्रभावशाली नियंत्रण। क्या हो गया दोस्तों? प्रभावशाली नियंत्रण। प्रभावशाली नियंत्रण का मतलब हो गया दोस्तों कि संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय में जो नियंत्रण होता है वह अत्यधिक ही प्रभावशाली होता है, क्योंकि जो व्यवसाय का सबसे बड़ा मुखिया व्यक्ति होता है वह अपने प्रभाव से सभी परिवार के सदस्यों को नियंत्रित कर लेता है। उसके बाद सेकंड हो गया दोस्तों, इसके अंतर्गत स्थायित्व हो गया। जिस प्रकार हमने देखा कि एकल व्यापार में किसी एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर व्यवसाय बंद हो जाता है, परंतु संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय में स्थायित्व बिजनेस का हमेशा बना रहता है। किसी एक व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसकी बड़ी उम्र का दूसरा व्यक्ति उस व्यवसाय का स्वामित्व अपने हाथों में ले लेता है। उसके बाद है दोस्तों सदस्यों का सीमित दायित्व। सदस्यों का सीमित दायित्व का मतलब हो गया दोस्तों कि यदि मान लीजिए कि कुछ इस परिवार के सदस्य जो हैं उन्होंने लाभ कमाया और उन्होंने अपनी कुछ अलग संपत्ति ले ली और व्यवसाय में यदि लॉस हो जाता है तो दोस्तों उस व्यवसाय के सदस्यों का दायित्व केवल उस लॉस को चुकाने के लिए होगा। उसकी परिसंपत्तियों को या उसकी खुद की संपत्तियों को बेचकर लाभ को पूरा नहीं किया जाएगा। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं इसके निष्ठा एवं सहयोग में वृद्धि। निष्ठा एवं सहयोग में वृद्धि। निष्ठा एवं सहयोग में वृद्धि का मतलब क्या हो गया दोस्तों? सभी मिलजुल कर काम करते हैं तो कार्य जो है वह बहुत ही प्रगति से होता है, निष्ठा से होता है और सभी एक दूसरे का सहयोग करते हुए कार्य करते हैं तो कार्य बहुत ही अच्छे ढंग से पूरा किया जाता है। उसके बाद अगर दोस्तों हम बात करें कि इसके दोषों की, तो एकल संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय में भी कई प्रकार के दोष पाए जाते हैं। जहाँ पर इसमें गुण और लक्षण पाए जाते हैं तो इसमें कुछ दोष भी होते हैं दोस्तों। दोष की अगर हम बात करें तो दोषों में सबसे पहला आता है सीमित साधन। क्या आता है दोस्तों? सीमित साधन। सीमित साधन। सीमित साधन का मतलब क्या हो गया दोस्तों? संयुक्त हिंदू परिवार में सभी व्यक्ति अपना अपना कार्य देखते हैं तो वहाँ पर साधन भी जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, क्योंकि कोई भी बिजनेस को आगे बढ़ाने की बात नहीं करता है, प्रत्यक्ष संपत्ति पर आश्रित रहता है। इसलिए इसके सामने सीमित पूंजी की समस्या रहती है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने लाभ को इसमें लगाकर बिजनेस को आगे बढ़ाने की बात नहीं करता है। तो इसके अंदर कुछ सीमित संसाधन रह जाते हैं जिसके कारण व्यवसाय आगे नहीं बढ़ पाता है। सेकंड पॉइंट होता है दोस्तों कर्ता का असीमित दायित्व। कर्ता का असीमित दायित्व का मतलब हो गया दोस्तों कि जो उस व्यवसाय का HUF का जो मुखिया होता है, जो मॉनिटर होता है, प्रोपराइटर होता है, उस व्यक्ति की सबसे बड़ी विडंबना ये होती है कि वो जो कंपनी इस व्यवसाय से संबंधित सारे जो सौदे होते हैं वो अपने नाम से करता है, बाकी के सदस्य केवल सीमित होते हैं, उनके लाभ सीमित होते हैं। बट इस प्रकार ये जो व्यक्ति होता है इसकी परिसंपत्तियां बेचकर भी इस व्यवसाय के लॉस को पूरा किया जाएगा। बहुत ही अच्छा पॉइंट है दोस्तों, ध्यान रखने का पॉइंट है। कर्ता का असीमित दायित्व जो होता है वह असीमित होता है, यानी अनलिमिटेड इसकी लायबिलिटी होती है। यदि उसने अपने लाभ को कमाते हुए अपनी कुछ संपत्तियां खरीदी है तो उसकी संपत्तियों को बेचकर इस व्यवसाय के लॉस को पूरा किया जाएगा। लेकिन इससे पहले दोस्तों हमने देखा कि सीमित दायित्व होता है सदस्यों का, क्योंकि इसके जो अन्य सदस्य होते हैं वो भी व्यवसाय के स्वामी होते हैं, परंतु उनकी परिसंपत्तियों को बेचकर लॉस को पूरा नहीं किया जा सकता। ये रूल्स है दोस्तों HUF का। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, तो वो है कर्ता का प्रभुत्व। क्या है दोस्तों? कर्ता का प्रभुत्व, यानी इफेक्ट ऑफ मॉनिटर या इफेक्ट ऑफ प्रोपराइटर कह दीजिए, है ना, कि उसका इतना प्रभुत्व होता है कि उसके द्वारा लिए गए निर्णय के प्रति सभी जो सदस्य होते हैं वो बाधित होते हैं। कोई सदस्य ये नहीं कह सकता है कि मैं आपके कहने को नहीं मानूंगा या आपके द्वारा लिया गया निर्णय जो है वह गलत है।
इस प्रकार की बात नहीं होती है। सभी सदस्य अपने कार्य को करते हैं और कर्ता उन पर अपना प्रभुत्व जमाए रहता है। वह केवल ऑर्डर देने का काम करता है और काम सभी सदस्यों को उसके ऑर्डर की पालना करना होता है। उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि सीमित प्रबंध कौशल होता है। क्या होता है दोस्तों? सीमित प्रबंध कौशल होता है, यानी लिमिट मैनेजमेंट स्किल्स होती है कि हर व्यक्ति अलग अलग होता है और सबकी जो क्वालिटी होती है वो अलग अलग होती है, लेकिन मैनेजमेंट की जो क्वालिटी होती है वो यहाँ पर HUF में देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि लोग केवल अपने काम से काम मतलब रखते हैं, सदस्य केवल अपने प्रॉफिट से मतलब रखते हैं। इसलिए इसमें सबसे जो लॉसेज होता है वो होता है सीमित प्रबंध कौशल। लिमिटेड होता है, हर व्यक्ति अपनी योग्यता का एक सीमा तक उपयोग कर सकता है। उसके बाद दोस्तों अगर हम इसमें बात करें कि कुल मिलाकर संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय एक अच्छा व्यवसाय है, लेकिन धीरे धीरे वर्तमान समय में ये व्यवसाय गर्त में जा रहा है, वो डूबता चला जा रहा है, क्योंकि कई व्यक्ति जो हैं अपना एकल व्यापार खोलने की तरफ लग गए हैं, पार्टनरशिप में चले गए हैं, कंपनी बनाने में लग गए हैं। तब दोस्तों इस प्रकार के व्यवसाय को अब कुछ ही क्षेत्रों में देखा पाया जाता है, जो कि हम देखते हैं कि अगर हम वो इस प्रकार के बिजनेस को देखें तो कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर ये बिजनेस देखने को मिलता है, जैसे कि राजस्थान हो गया। राजस्थान में आज भी परंपरा के माध्यम से ऐसे कई बिजनेस चले आ रहे हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहे हैं, है ना। जैसे गायन ले लीजिए, है ना। गायन में कुछ ऐसे परिवार हैं जो आज भी पूरा के पूरा परिवार गायन क्षेत्र में लगा हुआ है। कालबेलिया जो लोकगीत वगैरह हैं उसमें लगे हुए हैं, या और भी ऐसे कई प्रकार के बिजनेस हैं जिनको वह करते हुए आ रहे हैं। तो दोस्तों आज हमारे टाइप्स ऑफ बिजनेस व्यवसायिक संगठन के हमने जो 5 स्वरूप हैं, इनमें सबसे पहला जो स्वरूप है हमने देखा एकल व्यापार। एकल व्यापार से संबंधित हमने एकल व्यापार का अर्थ, एकल व्यापार की लक्षण, विशेषताएं, एकल व्यापार के दोष, लाभ की गणना की। सेकंड पॉइंट में हमने संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के बारे में देखा, जिसके अंतर्गत हमने हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली क्या होती है, इसका अर्थ क्या होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, दयाभाग प्रणाली और मिताक्षरा प्रणाली। उसके अंतर्गत हमने इसके बाद देखा इसके क्या क्या लक्षण हैं, इसके क्या क्या गुण हैं और इसके क्या क्या दोष हैं। प्यारे दोस्तों, आई होप आपको जो 11th का जो सब्जेक्ट है व्यवसाय अध्ययन बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आ रहा होगा। प्यारे दोस्तों, जो बच्चे 10th क्लियर कर चुके हैं और सब्जेक्ट लेने की बात कर रहे हैं, तो दोस्तों आपके सामने एक बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, वह है बिजनेस स्टडी। इसलिए दोस्तों आप हमारे चैनल से लगातार जुड़े रहें। यदि अच्छा लगे, अच्छा ज़रूर लगेगा दोस्तों, अगर अच्छे ढंग से समझेंगे तो हमारे चैनल सुबोध क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड के YouTube चैनल सुबोध गुरुजी को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। प्यारे दोस्तों, कल हम एक नई आशा के साथ में आपको नए संगठन के स्वरूप में हाजिर होंगे। धन्यवाद।